हाय, मैं हूं क्षितिज एंड वेलकम टू द इंडियन मार्केट रिसर्च। चलिए वीकेंड अपडेट की शुरुआत करते हैं। दिस वीक विल स्टार्ट विद द सेम शो का फ्लो बेसिकली वही सेम है, एक स्टोरी डिफरेंट है। जो हमारी लीड स्टोरी वो है पीएसयू बैंक्स की। तो पहला हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी के पूरे टेक्निकल एंड वैल्यूएशन चेक से, और वेदर वी कैन सी ए फ्रेश ऑल टाइम हाई सम टाइम इन नवंबर और दिसंबर, उसका भी एक पूरा चार्ट चेक लेंगे एंड व्हाट आर द की लेवल्स वी आर मॉनिटरिंग। उसके बाद एज यूजुअल फॉरेन इन्वेस्टर्स का मनी मूवमेंट देखेंगे कि भाई किसी मूड में है बाय करने के, और वेदर दे विल रिमेन इटर्नल बेयरिश ऑन द इंडियन इक्विटीज। देन वील मूव टू सेक्टोरल एनालिसिस, कौन से सेक्टर्स हैं जो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, एंड टू द लीड स्टोरी ऑफ द डे कि भाई पीएसयू बैंक्स में ऐसा फंडामेंटल क्या चेंज हुआ जिससे इतना शार्प रनअप हुआ है। करीब 28-30% का रिटर्न इस साल का है पीएसयू बैंक्स का अब तक का। एंड में शो वाइंड अप करेंगे विद द बिटकॉइन, एस&पी 500, नैस्डैक एंड यूएसडी आईएनआर चेक, एंड देखेंगे कि भाई किन की लेवल्स पे ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट कैसा है। तो स्टार्ट करते हैं पहले निफ्टी के मंथली चार्ट से। निफ्टी का मंथली चार्ट देखें तो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि इसके लॉन्ग टर्म ट्रेंड में कोई भी बेरिश सेंटिमेंट नहीं है, और जब तक कि इस चैनल का लो विच इज अराउंड 24,300 इसको ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हम वीकनेस का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं प्लान करेंगे फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे इन्वेस्टमेंट्स हो, किसी भी तरह का हो। हमारा स्ट्रक्चर मंथली टाइम फ्रेम पे इंडेक्स का बुलिश लग रहा है, कोई भी वीकनेस अभी नहीं दिख रही है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था, दिस इज फ्रॉम वन मंथ और वन क्वार्टर पॉइंट, वन मंथ पॉइंट ऑफ व्यू, कि जब तक इंडेक्स इस 25,400 के सपोर्ट को यहाँ से ब्रेकआउट जो हुआ था, मैंने लास्ट टाइम अच्छे से डिस्कस किया था कि अगर ये यहाँ जाके इस तरह का प्राइस एक्शन बनाता है, सो स्ट्रक्चरली ये बुलिश रह सकता है अंटिल इस जोन की क्लोजिंग है। बाय दिस जोन मींस 25,400। तो वीकली स्ट्रक्चर पे जब तक 25,400 ब्रेक नहीं होता, इसका स्ट्रक्चर वीक नहीं होगा, मतलब बेरिशनेस का प्लानिंग करना भी बेकार है, बिकॉज इट इज सस्टेनिंग दिस ब्रेकआउट जो यहाँ पे हमें देखने को मिला है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी अब नाउ ऑल टाइम हाई के जोन में ही है, वहां पे सस्टेन कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। ये चैनल्स हमारे, आप वीडियो को रेगुलर मॉनिटर कर रहे हो तो पता है ये मंथली चैनल से आ रहा है ये वाला चैनल, और ये मैंने वीकली चैनल बनाया हुआ है जहाँ पे ये पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हैं। तो टेक्निकली एक पैटर्न ब्रेकआउट भी अगर आपको दिख रहा होगा तो ये एक लार्ज पैटर्न है, ये पैटर्न ब्रेकआउट भी है। सो इन ऑल प्रोबेबिलिटी इंडेक्स शुड टच दीज लेवल्स इन कमिंग मंथ्स और समथिंग, बट अनलेस हमारे को ये पता नहीं है ये कब होगा, बट स्ट्रक्चरली जब तक इस लेवल के नीचे इंडेक्स की क्लोजिंग नहीं आती है, आपको यहाँ पे कोई भी वीकनेस का स्ट्रक्चर प्लान नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज सस्टेनिंग द मोमेंटम एट हायर लेवल्स। अब निफ्टी का डेली चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं फ्रॉम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव कि भाई शॉर्ट टर्म में इंडेक्स का स्ट्रक्चर कैसा है। लास्ट वीक हमने ये डिस्कस किया था कि जब तक इंडेक्स इस ब्रेकआउट जोन को 25,700 को ये प्रोटेक्ट करके चल रहा है, तब तक इसमें वीकनेस का प्लान नहीं होना चाहिए। और यहाँ रीबाउंड हुआ है, ये ट्रेंड लाइन जो कनेक्ट हो रही है यहाँ से ट्रेंड सपोर्ट हुआ है, और इस रीबाउंड पे अगर इस तरह का प्राइस एक्शन बनाता है तो ये बुलिश हो जाएगा। ये ही हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था। अभी तक इंडेक्स उस चीज को प्रोटेक्ट कर रहा है, 25,700 इमीडिएट सपोर्ट है। जब तक यहाँ का ये यहाँ पे एम पैटर्न में कन्वर्ट नहीं होता, तब तक यहाँ पे कोई वीकनेस का स्ट्रक्चर इमीडिएट तौर पे नहीं है। कोई भी वीकनेस हम सिर्फ इस जोन के नीचे ही शॉर्ट टर्म में प्लान करनी चाहिए, अदरवाइज दिस कैन अगेन सी अ पुल बैक, क्योंकि स्ट्रक्चरली इसमें कोई वीकनेस अभी नहीं दिख रही है। तो डेली चार्ट के हिसाब से भी इमीडिएट सपोर्ट 25,700 है, और क्रूशल सपोर्ट 25,300 का ये जोन है। रेजिस्टेंस अभी ऑल टाइम हाई है, लेकिन इस उसमें एक कैच है कि वेदर वी विल सी इट सून इनफ और नॉट, वो ऑप्शंस डेटा में मैं समझाता हूँ कि उसमें क्या कैच है। ठीक है, तो अभी डेली के चार्ट के हिसाब से इंडेक्स का स्ट्रक्चर साइडवेज टू बुलिश है। नाउ अगर आप पी पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी का वैल्यूएशन देखें, ये हमने 3 साल का निफ्टी का पी प्लॉट किया हुआ है, जो कि ये 3 साल का एवरेज है, और ये 1 स्टैंडर्ड डिविएशन उसका, और ये 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, और ये 1 स्टैंडर्ड डिविएशन ऑन द डाउन साइड, और 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऑन द डाउन साइड। दिस बेसिकली मीन्स कि मार्केट कितना महंगा है और कितना सस्ता है फ्रॉम द फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, कि भाई निफ्टी का पी रेशियो क्या चल रहा है। अगर 3 साल का पी देखेंगे तो अभी 22.31 चल रहा है, और एवरेज पी हमारा 22.08 है। दिस मीन्स कि अपने 3 साल के एवरेज के निफ्टी पास में ही है। और जैसे कि हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि इस जोन के पास आने के बाद निफ्टी में या तो थोड़ा कूल डाउन होता है या थोड़ा साइडवेज होता है, एकदम से ब्रेकआउट। और ये अच्छी बात है कि ये एकदम से इसको ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। दिस मीन कि ये रैली यहाँ कंसोलिडेट करके बिगर बेस बना के जा रहा है, थोड़ा रुक रुक के जा रहा है, विच इज अ गुड साइन एंड हेल्दी साइन। तो अनलेस ये इस 3 साल के एवरेज के नीचे सस्टेन करने लगता है, यहां से फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ना ज्यादा महंगा है ना ज्यादा सस्ता है, अपने एवरेज के पास ही ट्रेड कर रहा है, मतलब देर इज मोर रूम टू गो अपसाइड ना, मतलब फिर ऐसा हो जाता है। अब देखते हैं निफ्टी का ब्रेथ एनालिसिस हम करते हैं। निफ्टी के कितने स्टॉक्स उसके 50 डीएमए के 50 डे 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो निफ्टी में 50 स्टॉक है, और हम ये डेटा मॉनिटर करते हैं रेगुलरली कि भाई जब तक ये 50% की रीडिंग
ब्रीच नहीं हो जाती है और इसके नीचे सस्टेन नहीं करने लगता है मार्केट, तब तक उसमें हेल्दी मोमेंटम बना हुआ है कि देयर विल बी सम पॉकेट्स इन विच यू विल सी बाइंग एक्टिविटीज, एकदम से फिरोशियस बेरिशनेस नहीं आएगा। नाउ इफ यू सी करंट वीक्स डेटा, 50% पे यहाँ पे इसने एक रीटेस्ट लिया है, और अगर इंडेक्स में ये हायर लो का ही एक छोटा फॉर्मेशन हो रहा है, तो यानी कि ब्रेड्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें स्ट्रक्चरली बुलिशनेस है, और ये 50% के नीचे सस्टेन नहीं किया है, सो देर इज मोर रूम फॉर द अपसाइड। जब तक ये 50%, ये रीडिंग 50% के नीचे नहीं जाती है ना, तो मुझे लगता है यहाँ पे मोमेंटम बना रहेगा। 50% के नीचे ये स्लिप होता है, तब हम उस स्ट्रक्चर को प्लान करेंगे कि भाई कितना टाइम ये इस जोन में रह सकता है, या और कितनी वीकनेस किन पॉकेट्स में बढ़ सकती है। ठीक है, नाउ लेट्स सी नवंबर एंड का हम लोग देखेंगे ऑप्शंस डेटा। ऑप्शंस का डेटा क्या दिखाता है कि भाई इंस्टीट्यूशनल कॉन्ट्रैक्ट्स और रिटेल कॉन्ट्रैक्ट्स मिला के डेरिवेटिव्स मार्केट में और निफ्टी के इंडेक्स में मंथली एक्सपायरी के लिए क्या पोजीशन बनी हुई है। तो हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे हमें बहुत ही बुलिशनेस दिख जाएगी, बिकॉज लास्ट 2 वीक से हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि 26,000 की कॉल ऑप्शन पे बहुत सारे कॉल राइटर्स इमर्ज हुए, विच मीन्स दैट मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ वेरी ह्यूज बुलिश मोमेंटम इन द मंथ ऑफ नवंबर। ये हमारा लास्ट वीक तक एनालिसिस था। अभी भी अगर आप देखेंगे तो 26,000 की कॉल पे सिग्निफिकेंट कॉल ओआई है। सो ये कॉल ओआई ये इंडिकेट करता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स, अब ये इतना बड़ा कॉल ओआई जो है यूजुअली इतना सारा रिटेलर का नहीं होता है। रिटेलर आपको बंच ऑफ पॉकेट्स में दिख जाएंगे, लेकिन इतना ह्यूज ओआई बनाने का रिटेलर का पॉसिबिलिटी कम रहता है। सो दिस मीन्स कि समबडी नोज समथिंग, एंड वी हैव अ पॉसिबिलिटी दैट 26,100 से 200 का जोन विल नॉट बी वेरी इजी टू ब्रेक। अब ये सिनेरियो किस कंडीशन में चेंज हो सकता है कि अंटिल अब बहुत ही कोई गुड न्यूज का ट्रिगर आ जाए। बिहार इलेक्शन का हमें ट्रिगर मिल चुका है, उसके बाद भी अगर हम 26,000 के नीचे हैं, तो इसमें हमें ये देखना होगा कि वो व्हाट एल्स विल बी दैट ट्रिगर कि ये कॉल ओआई वाला जो कॉल राइटर है ये पैनिक में आएगा। क्योंकि और ये ध्यान रखिए, अगर ये इंस्टीट्यूशन है ना, तो ये इतनी जल्दी अपनी पोजीशन काटेंगे कि हमें पता भी नहीं चलेगा, एंड मार्केट विल सून शार्प रैली, बिकॉज दे विल डू इट लाइक दैट ओनली कि वो हमें पता भी नहीं चलेगा। सो ऑप्शंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्रूशल मॉनिटरिंग करनी होगी अब 1-2 हफ्ते की, कि भाई किस तरह से ये 26,000 का ओआई होल्ड होता है कॉल का कि नहीं होता है, या वील सी वीकनेस। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि एक ही चीज जो बची है वो है ट्रेड डील का अनाउंसमेंट। उसी के ऊपर ये ट्रिगर है कि यहाँ से हमें अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती है, बिकॉज एवरीथिंग इज प्राइस्ड इन ब्रॉडली। तो वही देखना है कि ट्रेड डील के अनाउंसमेंट पे इंडेक्स कैसे रिएक्ट करता है। सो व्हाट्स द टेक अवे फॉर दिस वीक का टेक अवे ये कि इंडेक्स का शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर साइडवेज टू बुलिश है। मतलब इतना अच्छा प्राइस एक्शन है तो साइडवेज टू बुलिश करना अज्यूम करना डिफिकल्ट नहीं होगा। आई कैन से मोर बुलिश, बट आई वांट दैट 26,200 100 का एक ब्रेकआउट होने के बाद डेल्टा हैवी कर सकते हैं, लाइक हैवी सिग्निफिकेंटली बाइंग की जा सकती है। बट जब तक वो 26,200 और ये 26,000 का जो कॉल राइटर है ये भागता नहीं है, तब तक के लिए सुपर बुलिश होना भी एक तरह से मुश्किल होगा। सो लेट्स सी कि प्राइस एक्शन अराउंड 26,100 26,000 के अराउंड क्या रहता है। वेदर द कॉल राइटर पैनिक करता है, देर इज सिग्निफिकेंट अनवाइंडिंग ऑफ द कॉल ऑप्शंस, तो उससे हमें क्लियरली पता लग जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द एफआईआईज डेटा। एफआईआईज का डेटा देखते हैं। एफआईआईज अभी तक नवंबर के मंथ में एज यूजुअल दे हैव 10,000 करोड़ से लगभग ज्यादा की सेलिंग कर चुके हैं, एज यू कैन सी ऑन द ग्राफ, एंड दे हैव बीन कंसिस्टेंट नेट सेलर्स फॉर लाइक वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। वी कैन सी लाइक 2 साल हो गया है, 3 साल हो गया है, तो सप्लाई जारी है। लेकिन इसमें हमें ये भी देखना पड़ेगा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वेदर एफआईआई आर, क्या एफआईआईस का ट्रेंड इतना इंपॉर्टेंट भी है कि नहीं है। ये डेटा हम मॉनिटर करते हैं बिकॉज टू नो द फास्ट मनी, और जैसे मैंने पहले रिपीटेडली कहा है कि एफआईआईस का कोई वो नहीं है, दे विल कम बैक एट अ वेरी हायर वैल्यूएशन एंड बाय एट अ हायर वैल्यूएशन ऑल्सो, बिकॉज इट्स अ फास्ट मनी, मनी चेज करता है ये और काफी रोटेट करते हैं एग्रेसिवली। बट जो कंसिस्टेंटली हमें ये देखना होगा कि डीआईआईज हमारे मार्केट को कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रहे हैं। एज यू कैन सी इन द मंथ ऑफ अगस्त सितंबर ये पूरा 70,000 करोड़, 50,000 करोड़ से ऊपर, 50,000 करोड़, और अभी भी 25,000 करोड़ से ऊपर का सप्लाई ऑब्जॉर्ब हो चुका है। यानी कि डीआईआईज आर द न्यू एफआईआईज टेक्निकली, बिकॉज सारा सप्लाई ऑब्जॉर्ब हो रहा है। इमेजिन करिए एक बार के लिए अगर ये आईपीओ मार्केट वगैरह में पैसा नहीं जा रहा होता, तो निफ्टी कब का मेरे को लगता है ऑल टाइम हाई बना चुका होता, बिकॉज इतना सारा वहां भी हमारे इशू में अप्लाई करना होता है, ये सब हो रहा है। सो डीआईआई मनी काफी उधर भी जा रहा है। सो डीआईआई का फ्लोज भी ट्रैक करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एफआईआईस का है। सो लेट्स सी कि आगे का ट्रेंड, ये एफआईआईस कब हमारे सिग्निफिकेंटली इनका ट्रेंड चेंज होता है।
नाउ लेट्स सी एफआईएस का इंडेक्स फ्यूचर का पोजीशन। अभी क्योंकि सप्लाई ये कर रहे हैं, माल ये बेच रहे हैं, तो इंडेक्सली कोई तो ये अपनी हेजिंग कर रहे हैं उसके लिए। तो ये डेटा वही दिखाता है कि भाई बेसिकली इंडेक्स फ्यूचर डेरिवेटिव में एफआईएस की पोजीशनिंग कितनी है। जैसे मैंने लास्ट टाइम ये बताया था, जब तक ये इनका अनवाइंडिंग नहीं होगी ना, तब तक डेटा में मतलब हमें एक सिग्निफिकेंट बुलिश मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। और या तो फिर कोई ऐसा ट्रिगर आए, जैसे मैं पहले भी डिस्कस किया, कि ये अपनी शॉट्स को बहुत एग्रेसिवली कवर करें। अभी भी देखेंगे तो एफआईआईएस का टोटल लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो इसे हम कहते हैं, 88% कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है इंडेक्स में, और लगभग लगभग 12% कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। पूरा हम जनवरी 2025 से इस डेटा को प्लॉट किए हुए हैं। ये नेट ओपन इंटरेस्ट है कि एफआईआईएस ने कितने इंडेक्स फ्यूचर्स का पोजीशन बड़ा बना रखा है। ब्रीफली अगर ये मई के मंथ में देखेंगे तो ये थोड़ा पॉजिटिव हुआ था, उसके बाद से ये नेट ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव ही चला आ रहा है, बट डिस्पाइट मार्केट इज होल्डिंग। इसके साथ ये भी देखना होगा कि मार्केट हायर लेवल पे होल्ड कर रहा है डिस्पाइट देयर वीक पोजिशनिंग, मतलब इतना वीकनेस होने के बाद। तो अगर इनडायरेक्टली ये बाय करना शुरू कर देंगे, उस सिनेरियो को अज्यूम कीजिए कि जब वो बाइंग शुरू करेंगे तो इंडेक्स कहाँ पहुंच सकता है। सो एफआईआई के ट्रेंड से ज्यादा, जैसे मैंने कहा, डीआईआई का ट्रेंड भी देखना जरूरी है। और यू नॉट नीड नॉट टू मॉनिटर दिस लाइक कि इसके बेसिस पे ट्रेडिंग नहीं करनी है इस, और इन्वेस्टिंग नहीं करनी है। इट्स जस्ट कि ये डेटा मॉनिटर करना जरूरी है, बिकॉज द डे दे बिकम नेट बायर्स देन यू कैन गो एग्रेसिवली, मतलब हायर हम जा सकते हैं। सो दैट्स द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस डेटा। चलिए अब सेक्टोरल एनालिसिस शुरू करते हैं। आपको याद है कि ये चार्ट हमने प्लॉट किया हुआ है स्टार्टिंग ऑफ द Q3, क्वार्टर 3 के स्टार्ट, जो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था। हमने देखा था कि भाई 1 अक्टूबर जब क्वार्टर 3 स्टार्ट होता है, तो उस पॉइंट से कौन से वो सेक्टर्स हैं जो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले पीएसयू बैंक्स आ रहा है। इसको हमने रिपीटेडली हाईलाइट किया और उसके हमने ऊपर स्टोरी भी की थी, वीडियो भी बनाया था कि किसके रीजंस क्या है। इसको आज डिटेल में फिर डिस्कस करेंगे, बिकॉज उसमें कुछ की ट्रिगर्स हैं, खासतौर पे जो एसबीआई का रिजल्ट अनाउंसमेंट आया उसके बाद वो भी हम डिस्कस करेंगे। और कौन से पैक हैं जिनमें आउट परफॉर्मेंस है। आईटी आईटी इंडेक्स ओवरसोल्ड था, ये अच्छा रिबाउंड है, ये हमने डिस्कस किया था कि आईटी इज मेकिंग अ बॉटम और नॉट, बिकॉज हमने ये उस वीडियो में डिस्कस किया था कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्टेड हैं तो वहां पे डाउन साइड रिस्क ज्यादा हो जाता है। मैंने डिटेल में समझाया था कि कैसे आप एक आईटी इंडेक्स को भी देखा जा सकता है फ्रॉम द कॉन्ट्रा पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियरली हमने एक एफपीआई का फ्लो भी देखा था, क्योंकि इतनी ज्यादा सेलिंग हो चुकी थी। अदर सेक्टर्स कौन से हम यहाँ देख रहे हैं, रियल एस्टेट है, ऑयल एंड गैस है, प्राइवेट बैंक्स है। और ये सारे स्टॉक ना इन पैक्स में ही आपको दिखाने का मकसद क्या है इस डेटा को, कि अगर आप कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर किस तरह से शॉर्ट टर्म 1 क्वार्टर का इन्वेस्टमेंट भी प्लान कर रहे हैं, स्टॉक्स में डायरेक्ट स्टॉक से एक्सपोज्ड है, ये किसी के भी कहने पे करते हैं या खुद से करते हैं, तो इन्हीं पैक में आपको इन्वेस्टमेंट अपना रखना चाहिए। बिकॉज अदरवाइज देर इज अ हाई चांस कि आपका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आएगा, बिकॉज ये निफ्टी को सेक्टर्स इन सेक्टर्स में स्ट्रेंथ है वीजावी वर्सेस निफ्टी। ओके, नाउ हम अब स्टोरी पे मूव करते हैं इंपॉर्टेंट, कि ऐसा क्या है कि पीएसयू बैंक्स में ना इतना मोमेंटम है। इस साल लगभग 28% से हाँ 28% का रिटर्न दे चुका है, और वी आर डिस्कसिंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ कि भाई इसका रीजन क्या है। तो इसे हम आज डिटेल में समझेंगे। अब मैं आपको एक जो नया चार्ट दिखाने जा रहा हूँ, दिस इज फ्रॉम द कर्टसी मोतीलाल ओसवाल। अब इसका आपको चार्ट पे एक एक चीज में डिटेल में समझाता हूँ। इसमें मैं प्रेजेंटेशन भी खोल रहा हूँ कि क्या है ये डेटा, क्या दिखाता है कि ये कैसे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का। पहला ये एडवांसेस। एडवांसेस मतलब आप लोन समझ के चलिए कि कितना होता है। FY22 में आप देख रहे हैं 7% से ये बढ़ के 12% हुआ है। तो यानी कि इतना गैप ब्रिज किया है कि अच्छे एग्रेसिवली लोन्स बांटे हैं, जिसे क्रेडिट ग्रोथ बोला जाता है टेक्निकल पार्लेंस में, ठीक है। विच हैज रिजल्टेड इन प्रॉफिट, प्रॉफिट भी बढ़ा है। आप ये देखिए FY22 से इसका इनका प्रॉफिट रेशियो भी ये बिलियंस में है डेटा, तो उस हिसाब से आपको देखना होगा, ठीक है। तो इनका प्रॉफिट में भी बूस्ट हुआ है। नाउ लेट्स कम टू द प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग क्या होती है कि अगर आप लगता है कि बैड लोन्स हैं आपकी बुक्स पे, हर बैंक अपनी प्रोविजनिंग करता है कि उनको लगता है कि नहीं, अगर मेरा कोई लोन खराब हो गया तो एक सम पोर्शन ऑफ दैट मनी शुड बी केप्ट फॉर प्रोविजनिंग, दैट इज कॉल्ड प्रोविजनिंग डेटा। अगर आप FY22 में देखेंगे तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स 908 बिलियन का इनका इतना प्रोविजनिंग था, विच हैज रिड्यूस्ड, विच इज अ गुड थिंग। ये 435 आया है, विच इज नाउ लोअर देन द प्राइवेट बैंक्स ने, मतलब उसको धीरे धीरे वो प्रोविजनिंग का उन्होंने कम किया है क्वेश्चन, विच इज लाइक अ ग्रेट थिंग, राइट। बट यहाँ पे ये है कि इन्होंने ये चीज 9% के, मतलब डिपॉजिट ग्रोथ उतना स्ट्रांग नहीं है, बट फिर भी 9% एक ज्यादा बड़ा नहीं है। सो ये भी एक देखने वाली बात होगी कि मेंटेन, इन्होंने तब भी अपना एक अच्छा एसेट क्वालिटी मेंटेन किया है। नाउ
अब ये देखते हैं कि ऐसा क्या इसमें री-रेटिंग हुई है। आपने बहुत सारा रिसेंटली न्यूज़ सुना होगा कि बैंकिंग सेक्टर काफ़ी न्यूज़ में है। जैसा कि ये एक जीएसटी का रेट कट मिला, फिर उसके बाद हमें इनकम टैक्स में रिबेट मिला, तो कंजम्पशन साइकिल को पिकअप करने के लिए बैंकिंग स्टॉक्स ही पहले ट्रिगर होंगे, जहाँ पे हमने देखने की सारा मोमेंटम बना हुआ है, उसके बाद ऑटो एंड ऑल दीज थिंग्स फॉलो। तो बैंक्स के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर्स बेसिकली शायद डायरेक्ट इक्विटीज में पार्ट नहीं ले रहे हैं, बट अगर आप इनका रेडार पे देखेंगे तो कैनरा बैंक, एसबीआई, इन सब में एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है। और अगर अगर हम यहाँ पे काफी बार हमने न्यूज में भी ये फ्लैशेस देखे हैं जो कि अभी तक कंफर्म नहीं हुए कि गवर्नमेंट माइट आल्सो थिंक्स टू इंक्रीज द एफडीआई लिमिट फ्रॉम लाइक करंटली 20% है, उससे बढ़ा के गवर्नमेंट उसको बढ़ा सकती है, ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं, बट दिस इज नॉट कंफर्म्ड येट। सो इन केस एनी मर्जर्स होते हैं, लाइक गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्लानिंग टू मर्ज सम पीओसीयूज, अगर कुछ बैंक्स एक दूसरे के साथ जैसे कि मर्ज हो जाते हैं और टोटल नंबर ऑफ पीएसयू बैंक्स कम होते हैं, तो ये भी एक कंसोलिडेशन होगा सेक्टर का, विच अगेन लीड्स टू अ क्लीन गवर्नेंस एंड क्लीनर लाइक क्लीनर एसेट क्वालिटी एंड एवरीथिंग, उसमें ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे ट्रिगर्स है और रिसेंटली बैंक्स में बहुत सारे एक्विजिशंस भी हुए, स्टेक भी बाय किए हैं। आपने येस बैंक का न्यूज़ देखा होगा कि जापान का, और उसके बाद एमिरेट्स में आरबीएल बैंक का हुआ है। सो देयर आर लॉट ऑफ की ट्रिगर्स की बैंकिंग में फॉरेन मनी आ रहा है, थ्रू अदर डोर आ रहा है, डायरेक्ट इक्विटीज में नहीं आ रहा होगा, बट देयर इज मनी फ्लोइंग। एंड सम प्राइवेट स्पेस में भी आपने सम्मान कैपिटल वगैरह में भी देखा है। सो अब इसके आगे हम ये देखते हैं कि एसबीआई का डेटा ऐसा क्या आया। एसबीआई ने भी रिसेंटली अपना सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट्स अनाउंस किया, तो उसमें उन्होंने क्या बताया, आप जैसे कि रिजल्ट्स देख रहे हैं कि उनका काफी अच्छा, यहाँ पे एसबीआई ने लगभग लेटेस्ट लोन ग्रोथ जो गाइडेंस दिया है वो 12 से 14% का लोन ग्रोथ गाइडेंस बढ़ाया है। अब ऐसा उन्होंने कोई गाइडेंस पहले रीजनेबली क्वार्टर में नहीं दिया था, बट एस्टिमेट्स के हिसाब से 11 से 12% की लोन ग्रोथ थी। अब नाउ कंसिडरिंग एसबीआई, एसबीआई हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है और एसबीआई अपनी बुक पे 2% की लोन ग्रोथ गाइडेंस बढ़ा रहा है। सो विच इज अ वेरी सिग्निफिकेंट शिफ्ट फॉर द लाइक इन टर्म्स ऑफ लोन कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा एसबीआई चेयरमैन ने खुद ने कॉन्फ्रेंस कॉल में अपना बोला है इस बार का जो हम देख रहे हैं। ये मैं आपको उसका एक स्निपेट दिखाता हूँ, इसमें इन्होंने क्लियरली बोला है कि सो द 12% टू 14% गाइडेंस इज अक्रॉस द सेगमेंट। सो दिस मीन्स कि बेसिकली उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ, द 12 टू 14% गाइडेंस is across the segments and not necessary home loans. We believe SBI is positioned to grow faster than the industry. At this scale, we will attempt to deepen the liability engine and sustained CASA हम मेंटेन करेंगे। कासा होता है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट्स का एक वो रेशियो निकालते हैं, उसको बोलते हैं कि हम उसको भी मेंटेन करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आरबीआई वगैरह के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको देखते हुए ही काम करेंगे, ये ऐसा नहीं है कि ओवर द बोर्ड चले जाएंगे। दिस मीन्स कि आरबीआई ने अपना 1-2% से बढ़ाया है, विच इज अगेन जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसबर्समेंट पाइपलाइन का एक इंडिकेशन देता है एंड कैन एक्ट ऑल्सो एक्ट एज अ वेरी पॉजिटिव सेंटिमेंट फॉर अदर बैंक्स ऑल्सो। और अगर मर्जर्स प्लान होते हैं कि आगे जाके गवर्नमेंट प्लान करती है कि कुछ मर्जर्स वगैरह होंगे, सो दैट कैन अगेन कुछ कंटेंडर्स री रेटिंग भी हो सकती है। बट यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ध्यान रखना होगा कि इस सेक्टर में 28 से 30% की रैली हो चुकी है। तो अगर डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग भी करनी है या कुछ भी करनी है तो आराम से देख के एनालाइज करना, बिकॉज ये सिक्लिकल सेक्टर है। साइक्लिकल सेक्टर से मेरा मतलब ये है कि इसमें ना थोड़े टाइम बाद अगर आपने क्लोजली इसको ट्रैक नहीं किया तो इसमें से पैसा मूव भी हो जाता है जल्दी से, बिकॉज गवर्नमेंट के इलेक्शंस वगैरह आते हैं तो उनकी स्पेंडिंग वगैरह इन सब में हमें ये सब चीजें भी एक्टिवली देखना पड़ता है। सो अगर कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स को ही छोड़ना मतलब रिस्कियर बेट पे ना इसमें जाएं, बिकॉज अगर ट्रैक नहीं करेंगे एक्टिवली उसका तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो कंसिस्टेंट कंपाउंडर की ग्रोथ में जैसे कि एसबीआई वगैरह हो गए, एचडीएफसी का भी अब इस बार हमारा देख रहे हैं कि जब उनका जो मर्जर की वजह से जो उनका जो रेशो थोड़ा आगे लोन टू डिपॉजिट रेशो थोड़ा ऊपर बढ़ गया था, उसके बेसिस पे अब FY26 तक वो सारा सबसाइड हो जाना चाहिए। देन वी कैन सी एचडीएफसी ऑल्सो डूइंग रीजनेबली वेल फ्रॉम FY27 ऑनवर्ड्स। तो कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स पे आप देख सकते हैं, देन यू कैन सी बेसिकली ट्रैक क्लोजली कि क्या हो रहा है। तो ये एक बेसिकली स्मॉल रीजन था कि व्हाई वी सॉ कि पीएसयू बैंक्स में ऐसा क्या हुआ, बिकॉज उनकी एक फास्ट रैली देखने को मिली। अब सेक्टोरल एनालिसिस से शुरू करते हैं। पहले पीएसयू बैंक्स का ही चार्ट देखेंगे। ये आपको पता ही है अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो को फॉलो कर रहे हो, तो यहीं से हम इस पॉइंट को हाईलाइट करते आ रहे हैं कि भाई किसमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है। ये सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बाय द वे चार्ट पे जो ये मूविंग एवरेजेस है, दिस इज 21 मूविंग एवरेज, 21 वीकली ईएमए, और ये एक 40 वीकली ईएमए है जो
अगर डेली चार्ट पे जाएंगे तो 200 डे में हो जाता है। बेसिकली ये टू एवरेज है पिछले 200 दिनों का, आप सिंपल भाषा में ऐसे समझे इसको, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए तो ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आया पीएसयू बैंक्स का, देन वी कैन सी शार्प मोमेंटम। अभी अगर ये वीकनेस मार्केट में बढ़ती है या कोई भी आता है पुल बैक, तो यहाँ से अगर ये वापस प्राइस एक्शन देता है तो बुलिश ही रहेगा, अदरवाइज दिस कैन कंटिन्यू ऑनवर्ड्स। तो पीएसयू बैंक्स में अभी तक तो कोई ऐसी कमी नहीं दिख रही है, एंड इट कैन स्टे स्ट्रॉन्गर, एंड यहाँ पे ट्रेंड बना रह सकता है। मतलब मे भी हो सकता है कि जो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली निफ्टी की वो पीएसयू बैंक्स के बैक पे ही आ रही है, क्योंकि निफ्टी तो रैली करेगा, बस वही है कि हमें ये देखना होगा कौन कौन से स्टॉक्स उस रैली का पार्ट है, उसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इंडेक्स देखें तो हमने आईटी इंडेक्स का डिटेल एनालिसिस किया था, आपको पता ही है, मैंने उसमें वीडियो बनाया था। मैं उसको मंथली चार्ट पे एनालाइज करूंगा, क्योंकि उसमें जरूरी नहीं है वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि उसमें स्ट्रक्चरली सब कुछ चेंज हो गया, बिकॉज इंडस्ट्री में भी थोड़े चेंजेस हो रहे हैं विच कैन प्ले आउट। अगर यहाँ पे एआई का कुछ इधर उधर होता है तो इस पे डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इतना लास्ट जब भी ये अपने इन ईएमएस के नीचे निकलता है 21 वीक और 40 वीक, तो ये कंसोलिडेशन के फेज में जाता है। सो लास्ट टाइम जब ये कंसोलिडेशन हुआ था, हम देख रहे हैं तो 500 दिन का कंसोलिडेशन था, जो कि रफली 2 साल का था। अभी ये इसके नीचे आया है, और ये 500 दिन का तो नहीं हुआ है, लेकिन ये जर्नी चालू है। लेकिन अगेन हमने ये कहा था कि ये कॉन्ट्रेरियन बेट है, इसमें आप यहाँ पे डाउन साइड रिस्क यहाँ पे कैप्ड है। अगर ये नीचे भी आता है तो आप अपनी एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई सेक्टोरल म्यूचुअल फंड ले सकते हैं जो कि सेक्टोरल थीम प्ले आउट हो सकती है। क्योंकि अगर एआई थीम प्ले आउट होती है और उसके बाद इंडियन बिजनेसेस को वो कैसे इंपैक्ट करता है और किस तरह से वो मोल्ड होते हैं, तो कुछ विनर्स जरूर होंगे। तो किसी एक स्टॉक को यहाँ पे प्रिडिक्ट करना या बताना कि नहीं यही होगा, ये मुश्किल हो सकता है, बिकॉज वी डोंट नो हाउ थिंग्स विल पैन आउट व्हेन इट कम्स टू एआई। बट हमें ये पता है कि ये सेक्टर ऐसे क्या नीचे घुस के यहाँ पे एकदम नहीं निकल जाएगा, राइट। जब तक इसमें कुछ नहीं ऐसा ट्रिगर नहीं आता कि बहुत ही ज्यादा वो वैसे ट्रिगर आ गए। सो कीप ऑन मॉनिटरिंग दिस चार्ट, लोअर लेवल्स पे अगर आप इसको एक्यूमुलेट करना चाहे तो कर सकते हैं। मतलब मेरा तो अभी भी मानना है कि गोल्ड के पीछे भागने से पहले अच्छा है कि निफ्टी आईटी को फोकस किया जाए इन लाइक अ सिस्टमेटिक मैनर, नॉट एन एग्रेसिव। कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आज ही सारा पैसा यहाँ पे डाल दो, ठीक है। अब नेक्स्ट चार्ट देख लेते हैं कि मैंने ये फार्मा इंडेक्स का चार्ट निकाला है। फार्मा का क्यों चार्ट निकाला है, क्योंकि ट्रेड डील और निफ्टी आईटी को और फार्मा को ट्रेड डील का थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। ये हमारे पास निफ्टी फार्मा में पिछले सिंस हमारा इस जोन से जनवरी 25 से हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग आई है। अब ये देखने में तो ब्रेकआउट लग रहा है, लेकिन ये सस्टेन भी करना चाहिए, थोड़ा स्मॉल विक है, थोड़ा कैंडल उतना नहीं है। सो अब ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, तो कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म अगर ट्रेडिंग है तो फार्मा को भी देखा जा सकता है फॉर अ 1 क्वार्टर, और वैसा 1 क्वार्टर प्ले टाइप्स। तो फार्मा इंडेक्स में भी एक बुलिशनेस रह सकती है, लेकिन ध्यान रहे अगर ये प्रीवियस वीक के नीचे लो के नीचे निकलता है तो ये एक एग्जिट का सिग्नल होगा फिर। तो यहाँ पे वैसे भी प्ले करना है, ठीक है। सो इस जोन तक रिटेस्टिंग भी हो जाती है, तो विच इज अ फेयरली गुड रिस्क टू रिवॉर्ड, राइट, फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए यूएसडी एनआर के एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। यूएसडी एनआर में देखते हैं ये बुलिश कैंडल बनी है, उसके बाद ये अपने गेंस को हायर लेवल पे 88 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, यानी कि रुपी में वीकनेस बनी हुई है। ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिससे हम ये कह सके कि यहाँ पे वीकनेस नहीं है। ओके, तो रुपी इज वीक अगेंस्ट द डॉलर। नाउ विल सी गोल्ड का चार्ट। गोल्ड का चार्ट अगर आप देखेंगे तो मेरा अभी भी इसमें यही व्यू है, इसमें कुछ प्लान मत कीजिए फॉर टाइम बिंग, ना कोई इन्वेस्टमेंट ना कुछ। लेट इट कूल डाउन अ बिट, थोड़ा यूफोरिया सेटल होने दीजिए, बिकॉज जैसे कि मैंने बोला था अभी लोगों को लगा होगा यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, बट प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ पे मैंने कहा ये निकला यहाँ से, ये पहला पुल बैक आया है, ये रिबाउंड कर रहा था, बट आगे यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया है। तो यहाँ पे जिसने ये सेल किया है, ये सेल बनाया है, इस तरह का पैटर्न ना काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है। यहाँ पे अनलोडिंग हुई है बड़ी, तो यानी कि इसके ऊपर जब तक नहीं जाता है, मतलब अगर जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाता है 4200 वगैरह सस्टेन नहीं करता है, गोल्ड में पॉसिबिलिटी नहीं है एक शार्प अपसाइड की, ठीक है। और वीकनेस इस लो के नीचे वीकनेस बढ़ सकती है, एंड इट कैन टेस्ट द 21 वीकली ईएमए। तो मेरा तो सिंपल प्लान है, जब तक गोल्ड इस लेवल के आसपास नहीं आता, या ये तो ये लेवल इसके पास जाएगा, या फिर साइडवेज इस तरह का कंसोलिडेशन नहीं होता, तब तक इसमें कुछ प्लान ना करा जाए, ठीक है। सिल्वर का चार्ट देख लेते हैं। सिल्वर ने भी सेम प्राइस एक्शन बनाया, वहां पे ऑल टाइम हाई का जोन को यहाँ पे भी शार्प रिजेक्शन विक है। तो गोल्ड में जैसे सिल्वर में मैंने सिल्वर रिलेटिव बेसिस पे मैंने ये बोला था कि गोल्ड से अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब वगैरह हुआ था। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर शॉर्ट टर्म प्लान भी करना था तो सिल्वर में करना था, ये मेरा क्लीन था कि भाई यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है। अभी भी मेरा इसमें आउटलुक ये है कि ये ब्रेकआउट यहाँ से हुआ है,
इसकी मैं लास्ट 2 वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, इट हैज़ टू कंसोलिडेट हियर इन सम टाइम, सो दिस इज कॉल्ड अ बुल फ्लैग पैटर्न। अगर ये इस तरह का कोई पैटर्न बनाता है तो लोअर लेवल से हम ये वीकली 21 ईएमए पास आने का वेट करेंगे, देन वी कैन एक्यूमुलेट हियर, स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग हियर। उसके बाद अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तब देखा जा सकता है, बट फिलहाल के लिए विल वेट फॉर दिस पैटर्न टू प्ले आउट। यहाँ पे टाइम करेक्शन थोड़ा सा होना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट चार्ट इज S&P 500। S&P 500 का अभी ना बहुत क्रूशियल लेवल है, इस वीक भी हमें काफी वीकनेस देखने को मिली और ब्रॉडली एक इनडिसीजन कैंडल मिला है, दिस इज कॉल्ड अ डोजी, जहाँ पे फ्लैट क्लोजिंग होता है, बायर और सेलर दोनों कंफ्यूज ने करना क्या है टाइप्स। हालांकि वीकनेस बनी हुई है यहाँ पे, ये 7000 के जोन को अपने इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है और इस चैनल के अंदर भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी वी कैन से 6500 का ये सपोर्ट और 6920 का ये रेजिस्टेंस अभी भी प्ले आउट कर रहा है। जब तक इस रेंज का ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक S&P इस रेंज में रह सकता है। सो इस रेंज के बाहर ही हम यहाँ पे कोई भी बुलिश स्ट्रक्चर प्लान कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा यहाँ भी मेरे को ऐसा लगता है कि अपसाइड कैप्ड है थोड़ा, मतलब कितना हो रही है 7000 वगैरह जा सकता है वगैरह ये, तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ पे भी अग्रेसिव बुलिशनेस प्लान नहीं की जानी चाहिए पोर्टफोलियो लेवल पे, बिकॉज ये बहुत चल चुका है, थोड़ा कूल डाउन होना चाहिए, थोड़ा सा पुल बैक होना चाहिए, उसके बाद प्लान करता जा सकता है। नैस्डैक का चार्ट देखें तो नैस्डैक में भी ये हमने डिस्कस किया था, ये चैनल के बाहर सस्टेन नहीं कर पाया, एक वीकली बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाया और उसके बाद उसका फॉलो थ्रू आया और ये वीकनेस ही हमें देखने को मिल रही है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी ये भी यहाँ इस लेवल को टेस्ट करना चाहिए, तब जाके यहाँ पे एक पुल बैक कंप्लीट होगा। फर्दर बुलिश मोमेंटम के लिए यहाँ पे क्या रीजन हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं, इसी के साथ हम नेक्स्ट के की इवेंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वीक जो यूएस मार्केट, इंडिया में मार्केट में तो इतने कुछ खास की इवेंट्स नहीं है, बट यूएस मार्केट में कुछ की इवेंट्स हैं। फर्स्ट की जो सऊदी प्रिंस है वो जा रहे हैं वहां पे, तो देर आर एक्सपेक्टेशंस ऑफ लाइक अ लॉट ऑफ ट्रेड डील्स वगैरह टू बी अनाउंस्ड, डिफेंस डील हो सकती है। एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से एनवीडिया वगैरह या चिप मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पैन आउट होता है वो देखना जरूरी होगा। एक सेंटिमेंट के लिहाज से थैंक्स गिविंग भी आ रहा है, तो मार्केट में पुल बैक और एक रैली देखने को मिल सकती है पुल बैक, बट क्या वो पुल बैक सस्टेन करेगा इस हाई के ऊपर, ये देखना जरूरी है। देन द मदर ऑफ ऑल अर्निंग्स, एनवीडिया का अर्निंग्स है 19 तारीख को, एनवीडिया विल अनाउंस इट्स रिजल्ट्स, तो एनवीडिया की अर्निंग्स का भी हमें देखना होगा कि भाई कितना है, क्या इम्पैक्ट रहता है, बिकॉज मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है, थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, उसके बाद रिएक्ट कर सकता है। तो व्हाट विल मॉनिटर नैस्डैक में हम ये जोन मॉनिटर करेंगे, अगर ब्रेकआउट आता है इसके ऊपर तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटी पोजीशन साइज के साथ एक प्लानिंग की जा सकती है, बट जैसा कि मैंने बोला ये बहुत ज्यादा चल चुके हैं, तो इनको भी एक पुल बैक पे ही खरीदने का टाइम है, अभी नहीं। फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आई एम सेइंग, ठीक है। सो दिस वाज आवर एनालिसिस फॉर बेसिकली मेजर इंडेसेस। एक बिटकॉइन और बढ़ गया, बिटकॉइन का मेरे को अच्छी तरह याद है, हमने डिस्कस किया था कि अगर 1 लाख के नीचे निकला तो इसमें शार्प मोमेंटम डाउनसाइड देखने को मिलेगा, और हम ये मंथली चार्ट पे भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक मोमेंटम पेंडिंग है, ठीक है। सो अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे 1 लाख का ये राउंड फिगर ब्रीच हो चुका है और ये चैनल भी थोड़ा इसने ब्रीच कर दिया है। अगर इस चैनल को हम लॉन्ग टर्म, अब ये चैनल एग्जैक्टली ये फॉलो करेगा या वापस नीचे जा जाएगा वो मुझे को पता नहीं है, बट यूजुअली यहाँ पे इन सपोर्ट्स को इसने पहले प्रोटेक्ट किया है। तो यहाँ भी एक लिक्विडिटी शिफ्ट देखने को मिला, लेकिन सेलर यहाँ पे स्ट्रांग निकला और वो वापस इसको ऊपर लेके आया है। तो इन एनी केस एनी पुल बैक टूवर्ड्स 1 लाख, अगर यहाँ पे जाके इस तरह का कोई प्राइस एक्शन बनता है और ये चैनल में वापस जाता है इस हाई के ऊपर, तो ही बुलिश प्लान करना, नहीं तो मत करना, बिकॉज देन व्हाट विल हैपन अगेन एट अ हायर लेवल, यहाँ पे ये जाके सस्टेन नहीं कर पाएगा और यहाँ पे फर्दर यहाँ पे आप बेरिश सेंटिमेंट्स इस लेवल के नीचे प्लान किए जा सकते हैं, विच इज अराउंड 95,000 वगैरह के लिए। लेकिन काफी सेलिंग हो चुकी है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो तो ध्यान से करना, देर कैन बी ए बाउंस, थैंक्स गिविंग वगैरह आ रहा है तो उस हिसाब से। बट इधर भी टेक्निकल स्ट्रक्चर वीक है, देर इज नो इमीडिएट कि यहाँ पे बुल रन शुरू हो जाएगा और इसके ऊपर निकल जाएगा मार्केट। तो फर्स्ट साइन ऑफ, जैसे मैंने प्लान बताया कि यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के अगर ऊपर जाता है, इस चैनल में वापस आने की कोशिश करता है, तभी हम इसको कंसिडर करेंगे। सो ये था पूरा एक डिटेल एनालिसिस दिस वीक का वीकेंड अपडेट फ्रॉम इंडियन मार्केट रिसर्च। कोई भी टॉपिक अगर आपको रिसर्च चाहिए, किसी भी चीज पे मेरा व्यू चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं रिप्लाई भी करूंगा और उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।